हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। अब आपकी क्लास होगी इकोनॉमिक्स की, और जैसा कि आप जानते हैं कि पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसलिए घटना चक्र की टीम आपके सामने लाई है ई दृष्टि का जो है जीएस के पार्ट जो है। इससे पहले आप लोगों ने खेल के बारे में पढ़ा और अब क्लास होगी आपकी आर्थिक एवं सामाजिक विकास। जैसा आप लोग का इसका बेसब्री से इंतजार रहता है कि पीसीएस को घटना चक्र का जो है दृष्टि का जो है पत्रिका आती है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है खासकर स्टेट पीसीएस के लिए। तो आज यहाँ पे इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ फैक्ट और कुछ कॉन्सेप्ट का जो है विश्लेषण यहाँ पे किया जाएगा। किसी भी स्टेट के लिए ये बुक जो है कि बहुत ही सफिशिएंट और बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ठीक है, आइए हम जो है कि अब इस पे डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए, पहला जैसा आपको बताएंगे हम कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, उसके सामान्य परिचय के बारे में। परिचय क्या है? आर्थिक विकास आर्थिक आवश्यकताओं, वस्तुओं तथा संस्थाओं आदि के बारे में जो है यहाँ पे विश्लेषण किया जाएगा। गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित संरचनात्मक परिवर्तन एवं प्रौद्योगिकी आदि के बारे में वृद्धि की बात करता है। देखिए, यहाँ पहले हम कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक अर्थव्यवस्था क्या होता है और एक अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, ठीक। और दूसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। हाँ, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। देखिए, अर्थव्यवस्था में जो है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है कि कितना उत्पादन हुआ है, कितना उपभोग हुआ है, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। अब देखिए, जो व्यवस्था होती है, जो व्यवस्था होती है वह अलग अलग देश की अलग अलग हो सकती है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, तो वो चीजें अर्थव्यवस्था में हो गया। ठीक। और अर्थशास्त्र जो होता है संपूर्ण विश्व के क्या करता है, उत्पादन उपभोग, ठीक है, इन सब चीजों की बात करता है। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। ठीक है। अर्थव्यवस्था में अलग अलग कंट्री की अलग अलग व्यवस्था हो सकती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र में उत्पादन उपभोग इन सब चीजों का, पूरे अर्थशास्त्र का प्रत्येक कंट्री का जो है उसका उसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरे पे आते हैं, ये अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक पक्ष है जो किसी देश या क्षेत्र विशेष में होने वाले आर्थिक गतिविधियों को, जो स्तर को दर्शाता है। ठीक है। आर्थिक गतिविधियां क्या होंगी, वही क्या होगा, वस्तु और सेवा का उत्पादन कैसे किया जाए, कितना किया जाए। ठीक है, ये जो है आर्थिक गतिविधियां, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। ये क्या होगा, इसमें सभी क्षेत्रों द्वारा ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उपभोग और तथा रोजगार, यही चीज हमने बताई। इसमें क्या रहेगा, उत्पादन, उपभोग और रोजगार। ठीक, उत्पादन, उपभोग और रोजगार, ये आपको दर्शा देगा अर्थशास्त्र। ये पूरे कंट्री के लिए, भारत के लिए, अमेरिका के लिए, चाइना के लिए, ये चीजें दर्शाएगा। ठीक। लेकिन अगर किसी क्षेत्र, देश या विशेष की बात कर दे, अर्थव्यवस्था हो सकती है। ठीक। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, इस टाइप का कुछ क्षेत्र विशेष को।
ठीक है, वो पूरे होल को जो है कंप्लीट नहीं करता। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। जैसा हमने बताया, अब यहाँ पे आप देखिएगा कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण का मतलब कैसे नियंत्रण है, राज्य का नियंत्रण है, ठीक है, किसी व्यक्ति का नियंत्रण है, या दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, देखिए। और दूसरा विकास के स्तर पर, मतलब कौन सी कंट्री कितना डेवलप है और कितना नहीं, इसकी चर्चा। और तीसरा वैश्विक संबंधों के आधार पर। अब देखिए इसमें नियंत्रण के आधार पर एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी मतलब ये होता है वो अपने लाभ के लिए काम करता है, प्राइवेट प्लेयर, ठीक है, जहां पे सरकार का नियंत्रण जो है शून्य मात्र होता है। जैसे अंबानी हो गए, अंबानी ने नियंत्रण रख लिया, ठीक है, पूरी कंट्री को चला रहे हैं, सपोज दैट, ठीक है, वहां बिल गेट्स चला रहा है यूएसए में। इस प्रकार का जो है वो पूंजीवादी, ये अपने लाभ के लिए काम करता है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें सरकार की भूमिका होती है, ठीक है, सरकार पैसा लगाता है, उस पर नियंत्रण रखता है। जहां सरकार होगी वहां पूर्णतः लाभ के लिए काम नहीं किया जाता, उसमें पब्लिक की भी चीजें देखी जाती है, कुछ को भी कुछ फायदा हो, ठीक है। तीसरा ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित में सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर कार्य करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और उसके बाद ये आपका है विकास के आधार पर, ये अविकसित, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित, ये 4 प्रकार की अर्थव्यवस्था विकास के आधार पर है। संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि किसी देश का दूसरे देश से कितना व्यापार आपस में जो है होता है। बंद अर्थव्यवस्था मतलब कितना इसमें कम होता है, किसी दूसरे के दास जो है वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात जो है कम होता है या नाम मात्र का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह लाभ पर आधारित होता है, बाजार प्रणाली मांग एवं पूर्ति पर आधारित होता है, जितना मांग होगा उतना सप्लाई होगा, ठीक है। इसको कोई लाभ पर काम करता है, इसमें प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है। संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। समाजवादी जैसा हमने बताया जल कल्याण पे आधारित होता है, क्योंकि संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, ठीक है। राज्य का नियंत्रण होगा तो वो लाभ पर कार्य करेगी, ठीक है। अब तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट भी होगी और जो है कि प्राइवेट सेक्टर भी होगा, तो इसमें लाभ पर भी काम करेगा और जो है कि सामाजिक कल्याण पर भी काम करेगा। इस समय मैक्सिमम कंट्री आप मान के चलिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में, क्योंकि हर एक देश में गवर्नमेंट भी काम कर रही है और पब्लिक सेक्टर भी जो है और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी कंट्री लगभग मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक दोस्तों। ये आपकी पहली स्लाइड हो गई। अगले पे चलते हैं। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। ये देखिए अविकसित तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, पहली हेडिंग, ठीक। अविकसित शब्द का प्रयोग उस अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है जहां विकास की आशाएं जो है धूमिल होती है। अविकसित, कोई विकास की संभावना भी वहां नहीं दिख रही है, ठीक है, वो क्या है अविकसित। यहाँ पे आशाएं जो क्या है धूमिल है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा अल्प विकसित शब्द का प्रयोग उस अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है जहां विकास की पर्याप्त संभावनाएं हों, ठीक, संभावनाएं प्राप्त हों। तो ये आपने डिफरेंस देखा, यहाँ पे आशाएं धूमिल है और जो है अल्प विकसित में पर्याप्त संभावनाएं हैं। विकास की क्षमता ना हो तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह है जहां उचित रूप से विकसित या विकास की संभावना हो, ठीक है। यहाँ विकास की संभावना ना हो और अल्प विकसित में विकास की संभावना हो लेकिन विकास नहीं हुआ है। समझ में आया? एक में विकास की संभावना ही खत्म है और एक में विकास की संभावना है लेकिन वो विकास जो है अभी हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ये विकासशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रौद्योगिकी और गैर आर्थिक सीमाओं विकसित देशों की तुलना में कम होता है, ठीक है। देखिए पहला हमने बताया अविकसित, अल्प विकसित, ठीक, अविकसित, अल्प विकसित, विकासशील, और जो है ये विकसित। तो विकसित वो होगा जहां सारा चीजें हो, जहां लोगों के पास पैसे हो, सारी चीजें व्यवस्थित हो, ठीक है।
यहाँ पे ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के तीनों संसाधन, प्राकृतिक, पेय, मानवीय तथा भौतिक संसाधन, मतलब जो जैसा चाह रहा है वो खाने को मिल रहा है, सारी चीज़ों का सुख भोग रहा है, उत्पादन की सारी चीज़ें हैं, कार्य करने के लिए सब चीज़ उपलब्ध हो, प्राकृतिक रूप से भी जो चाह रहे हैं वो दोहन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास संसाधन है, और मानवीय जो भी भौतिक सारी चीज़ों का जो है वो उपलब्ध होते हैं, वो कैसा कहलाता है? विकसित। और जिन कंट्री के पास मौद्रिक, प्रौद्योगिकी और गैर आर्थिक सीमाओं वो विकसित देशों की तुलना में कम होता है, वह क्या कहलाता है? विकासशील। ठीक, 4 बताया, विकासशील, विकसित, अल्प विकसित, ठीक है, और अविकसित। अविकसित में जो है संभावनाएं नहीं होती, अल्प विकसित में संभावनाएं होती हैं लेकिन अभी विकास नहीं हुआ है। विकसित में जो तीनों प्रारूपों, प्राकृतिक, मानवीय, सारी तरफ से संपन्न है, और जो है विकासशील वह है जो अभी विकसित अवस्था में है लेकिन विकसित देश के कंट्री के बराबर अभी उसमें विकास नहीं हुआ है। ये रहा कॉन्सेप्ट। अगले स्लाइड पे चलते हैं। खुली और बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है, हमने समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित बताया, फिर विकास के आधार पर 4 बताया। अब बता रहे हैं कि ये संबंधों के आधार पर, ठीक है, क्या संबंध? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ उचित आर्थिक संबंध हो। भारत का अन्य देशों के साथ क्या है? आयात है, निर्यात है, जहां जिन चीज़ों की जरूरत है मंगा रहा है, जिन देशों को भारत से जरूरत है वो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो खुली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, क्या है? खुली अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका अन्य देशों से उतना व्यापार नहीं है, ठीक है, उतना संबंध वस्तुओं सेवाओं का जो है आदान प्रदान नहीं हो रहा है, वो जो है बंद अर्थव्यवस्था के तहत आते हैं। कैसा? बंद अर्थव्यवस्था के तहत। अब आप देखेंगे कि बंद अर्थव्यवस्था शायद नहीं कोई विशेष है, लेकिन आप एक एग्जांपल जैसे उत्तर कोरिया को ले सकते हैं। पूर्णतः तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये पूछता है तो उत्तर कोरिया हो गया। 1980 के दशक में चाइना था जो अपनी इकोनॉमी, बाहर से उनका ट्रेड नहीं होता था या बहुत कम होता था, ठीक है, इस समय उत्तर कोरिया ले सकते हैं, या ब्राज़ील का भी है अगर लेना चाहें तो उसका कम मात्रा में होता है दूसरे देशों से व्यापार। तो ये जो है बंद और खुली अर्थव्यवस्था, कोई इस पे जो है डाउट तो नहीं होना चाहिए। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित, अविकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये पूरा अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थशास्त्र क्या होता है हमने ये बता दिया, जिसमें उपभोग, उत्पादन, निवेश, इन सब की बात किया जाता है। अर्थव्यवस्था अलग अलग कंट्री की हो सकती है, फ्रांस की अलग हो सकती है, यूएसए की अलग हो सकती है, भारत की अलग हो सकती है, चाइना की अलग हो सकती है, ठीक है ना, सब अलग अलग अर्थव्यवस्था है। हाँ, लेकिन जिसमें संपूर्ण उत्पादन की बात किया जाए तो वो जो है अर्थशास्त्र में आता है, ठीक। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब ये कॉन्सेप्ट भी आपको चाह रहे हैं फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए, ये समझ में जाए अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी है तो पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, उसमें क्या किसका निर्भरता रहता है, वो लाभ के काम का। अगर सरकार कहीं पैसा निवेश कर रही हो तो चाहेगी पब्लिक का कुछ फ़ायदा हो, तो वह जो है जन कल्याण की बात करेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है अगर कहीं निवेश करता है तो वो अपने लाभ के लिए करेंगे। जो कंपनियां हैं, जैसे आपने शुरू में रिलायंस का यूज किया तो फ्री में बांटे कि चलो रिलायंस को यूज करो, फ्री में बांट रहा है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, चार्ज वो आधी बना लिया, आपको जब हैबिचुअल बना लिया तो वो चीज़ें आपको महंगा करता चला गया। अगर इस समय और कुछ कंपनियां ना होती तो शायद मोनोपॉली आ जाती, अकेले साम्राज्य स्थापित करता तो वो और महंगा करते चला जाता, तो ये समस्या हो सकती थी, ठीक है। लेकिन और कंट्री जो है वो थी यहाँ पे, तो इसलिए कंपटीशन उतना नहीं हुआ। ये चीज़ हमने बताई। वह अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध नहीं रखता, हमने बता दिया कि आर्थिक संबंध नहीं रखता, या आयात निर्यात की गतिविधियां लगभग शून्य होती हैं किसी दूसरे कंट्री से, तो वही जैसे उत्तर कोरिया, ठीक है, इस समय में सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका उत्तर कोरिया है, ठीक है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है। विकासशील हमने क्या बताया था, जो विकसित और कंट्रियां हैं उनसे जो है पिछड़ी हुई, किससे, मानवीय, प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों की अपेक्षा, ठीक है। या विकसित कंट्री की अपेक्षा इसमें कम विकास हुआ हो, या ये भी कह सकते हैं कि जो विकास के पथ पर अग्रसर हैं, विकास के पथ पर चल रहे हैं, ठीक है। अभी चाइना मार कर रहा था, उसको विकसित कंट्री बनाने की बात चल रही, चाइना कह रहा था हम विकासशील में ही रहेंगे, कभी या नहीं चाइना जो है विकसित कर दिया जाए, तो उसको ये लगा कि अगर हम विकसित में चले जाएंगे तो ढेर चीज़ें जो हमको फ़ायदा मिलता है वो नहीं मिल पाएगा,
ठीक है, तो ये एक मुद्दा था बीच में। तो विकासशील अर्थव्यवस्था किसको, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो नॉमिनल जीडीपी, अब देखिए यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी, इसको भी हम बता देंगे, इसमें है नहीं लेकिन हम जिसको यहाँ पे रियल जीडीपी क्या होता है और ये नॉमिनल, यहाँ पे नॉमिनल की चर्चा की हमने दोनों। रियल जीडीपी क्या होता है, जैसे किसी को बेस ईयर मान, जहाँ पे महंगाई ज़्यादा ना हो, चीज़ें स्थिर हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए समुद्र में पानी अगर उफान मार रहा है तो उस समय उसका लेवल मापना ठीक होता नहीं, तो ऐसे वर्ष को मान लेते हैं जहां महंगाई वगैरह एक वो हो, तो ऐसे वर्ष को आधार वर्ष कहते हैं, ठीक है। उसको बेस मान के जब जीडीपी का निकाला जाता है तो वो रियल जीडीपी किया जाता है। लेकिन जैसे अभी वर्तमान समय पे निकाला जाए जीडीपी की गणना तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। जो महंगाई है, जो चीज़ें चल रही सब यही है, ठीक है। उफान पे है कि कम है, इससे नहीं मतलब, जो करेंट जो है स्टेटस पे अगर जीडीपी गणना करता है तो वो नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखते हैं हम, नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। ये बहुत पूछ सकता है कि भारत नॉमिनल जीडीपी के आधार पर कौन सी है, 5वीं है, लेकिन ठीक, ये किसके रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये 5वें नंबर पे है। क्रय शक्ति क्षमता, ठीक है, ये ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर, ठीक है, के आधार पर किसमें है, तीसरी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ही जो है कि क्षमता है कितना भारत की खरीदने की, ठीक है। जैसे 10 रुपए में भारत के लोग कितने सामान को खरीद सकते हैं, कितनी क्षमता है, ठीक है, उस आधार पर आप समझिए किस कैसा स्थान है, तीसरा, थर्ड है, ठीक है। यूएसए, चाइना, इंडिया, ठीक है ना, मतलब है कि ज़्यादा सामान खरीद, तो परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार पर तीसरा। इस स्लाइड में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हाँ, ये कुछ विश्लेषण है, जैसा हमने बता दिया है, स्वतंत्रता के पश्चात 1947 से 1989 में ये इस समय काल में भारत का जो है कि कैसा अध्ययन रहा। तो जैसा कि हम जानते हैं 1951 में ये लगभग यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं भारत चली, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ तो काफ़ी गरीबी थी भारत में, समस्याएं थी, तो किया गया कि कैसे किया जाए कि इसमें, तो ये बताइए एक प्लान बनाया जाए पंचवर्षीय योजना के माध्यम से किस किस क्षेत्र में काम करना हुआ, कृषि फोकस किया जाए, फिर उद्योग पे फोकस किया गया, ठीक है, फिर गरीबी पे फोकस किया गया, तो ये पंचवर्षीय योजनाएं बनी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने की बात की गई कि भाई देखिए गरीब है, सरकार तो पैसा ज़्यादा लगा नहीं सकती, तो प्राइवेट लोग भी आए अपना पैसा लगाएं उसमें, तो इस तरफ भारत जो है कि अग्रसर हुआ, ठीक है। कल्याणकारी समाजवाद, हाँ, कल्याणकारी समाजवाद की बात, पब्लिक को ले चल के, ठीक है, पब्लिक को साथ में लेकर ये वेलफेयर जो है बात करता है। सीमित विदेशी व्यापार था स्टार्टिंग में, इस पीरियड में कहाँ विदेशी व्यापार था, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा विदेशी व्यापार नहीं था। जैसे ज़्यादा विकसित हुआ, संपन्न हुआ, लोगों से संबंध बनने शुरू हो गए, तब व्यापार आदान प्रदान होने लगा, क्योंकि कोई गरीब था तो शुरू में अचानक से व्यापार तो बढ़ेगा नहीं, पहले अपना इंटरनल मजबूत करेगा, स्ट्रक्चर कैसे है कैसे, उसके बाद भारत का जो है व्यापार बढ़ना, ठीक। अब आगे चलते हैं। वर्ष 1991 नई आर्थिक नीति आई थी, ठीक है, कौन सी, ये इसको एलपीजी भी हम कहते हैं, ठीक है। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक एक लाइन में आसानी से समझिए। उदारीकरण का मतलब ये है कि जैसे शुरू में जब गवर्नमेंट का वर्चस्व था तो ये कहा कि बाहरी कंपनियों को भारत में जो है कि अगर निवेश करना हुआ, कोई व्यापार करना हुआ, तो बहुत कड़े कड़े कानूनों का जो है पालन करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर एक ये डर भी था कि इतने साल से हम गुलाम थे और फिर कोई बाहरी कंपनी आए, फिर हम उतना उसको मौका दें, ठीक है, तो समस्या पैदा हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि शुरू में जो है कि उदारीकरण को बंद रखा, लेकिन 1991 में जो जब देखा कि भाई अब बाहर देश से व्यापार होने लगा, अब इनको लगा कि नहीं, अब ज़रूरत है बाहरी लोगों को बुलाए, निवेश करे, यहाँ का रोजगार पैदा हो, विकास हो कुछ देश का, तो उदारीकरण अपनाए। जो नियम और कानून थे व्यापार करने के लिए उसको आसान किया गया, कंपनियों को उदार किया गया, लाइसेंस प्रक्रिया जो थी उसको आसान किया गया, ठीक है। निजीकरण, वही मतलब प्राइवेट सेक्टर आके अब बाहरी कंपनियां आके उसमें निवेश कर सकती हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण हो गया, ग्लोबलाइज मतलब एक दूसरे से जुड़ने लगे, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का बढ़िया एग्जाम्पल जैसे आप मोबाइल ले लीजिए, ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है।
एक यूएसए में बैठा हुआ व्यक्ति, एक यहाँ बैठा हुआ, साथ में खाना खा सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। कल्पना नहीं थी 20 साल पहले, ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो ये तीनों भारत ने अपनाया 1991 की आर्थिक नीति में, इकोनॉमी पॉलिसी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में, ठीक है। अब तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर है ना, अब किसी भारत की ही बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की। तो अर्थव्यवस्था 3 श्रेणियों, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। प्राथमिक में हमने बताया था कच्चा माल जो प्रकृति से हमें सीधा प्राप्त हो जाए, ठीक है, इसमें वानिकी भी आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, खनन आ जाएगा, प्राथमिक। द्वितीयक में जिसको प्राथमिक क्षेत्र प्राप्त कच्चे माल को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, जैसे रेशम उद्योग कपड़ा बनाने का हो गया, या जो खनन से प्राप्त हुआ उसको कोई मटेरियल बनाने का हो गया, उससे संबंधित कोई उद्योग स्थापित किया गया। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। सर्विस सेक्टर में जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, मैं आपको दे रहा हूँ शिक्षा, तो ये एक एजुकेशन जो है सर्विस सेक्टर में आएगा, ठीक है। तो ये 3 क्षेत्र हो गए। आगे स्लाइड लगी है कृषि उससे संबंधित क्षेत्र। कृषि है, वानिकी है, जैसे हमने बताया, मत्स्यन है और खनन है, ठीक है, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में आएगा। निर्माण की बात कहेगा, विनिर्माण, गैस है, जलपूर्ति है, ठीक है, विद्युत है, ये द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, जैसे हमने कहा, बैंकिंग आएगा, परिवहन संचार आएगा, भंडारण आएगा, बीमा आएगा, सामुदायिक सेवाएं आएंगी, हेल्थ देने के लिए भी तो लोग सर्विस देंगे, तो वो सारी चीज़ें ये आपका एक स्लाइड में समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ये नेशनल इनकम, देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है नेशनल इनकम। किसी अर्थ व्यवस्था में देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जो है राष्ट्रीय आय। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, राष्ट्रीय आय, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। कुछ स्लाइड उल्टा लग गया है, हाँ, पहली स्लाइड ये है, ठीक है, पहली स्लाइड ये है। देखिए यहाँ पे देखते हैं कितने प्रकार का होता है। ये सकल घरेलू जीडीपी की हम चर्चा करेंगे, फिर जीएनपी की चर्चा करेंगे, फिर एनएनपी की करेंगे, फिर ये पर कैपिटा इनकम, ठीक है। दूसरी चीज़ ये उत्पाद विद, आय विद और व्यय विद, गणना कैसी की जाती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद ये करेंगे कि कुछ संबंधित तथ्य जो है, देशी राष्ट्रीय कब गणना किया गया, कौन भारत में पहले किया, कौन विदेश में पहले किया, इन सब चीज़ों का जो है यहाँ पे आकलन किया जाएगा। ये देखिए सकल घरेलू उत्पाद, ठीक, यहाँ से आपका जो है कंटिन्यू होता है। किसी देश की भौगोलिक सीमा, ये मान लीजिए कोई कंट्री है, किसकी एक भौगोलिक सीमा है, एक वर्ष का लेते हैं, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष जो होता है, अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, ये जीडीपी। यहाँ के लोग इस सीमा के अंदर एक वर्ष में जितना कुल उत्पादन करेंगे, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का, वो क्या कहलाएगा आपका जो है कि जीडीपी कहलाएगा। मौद्रिक मूल्य मतलब पैसे में उसकी गणना कर लीजिए। मान लीजिए कि 1000 रुपये का, 500 रुपये का ये पैदावार हो गया, 500 रुपये का सेवा दे दी, एक समझने के लिए, तो वो मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी, ठीक है। दूसरा, किसी देश के नागरिकों, चाहे वो यहाँ का निवासी हो चाहे गैर निवासी हो, ठीक है, गैर निवासी मतलब विदेशी भी हो सकता है, द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नागरिकों की बात किया गया है, ठीक है, यहाँ पे चाहे निवासी हो चाहे गैर निवासी, वो क्या कहलाएगा, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक, ये जीडीपी हो गया और ये
जीएनपी किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, मतलब इसी देश के अंदर की बात कर रहा है, एक वर्ष उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। और इसमें निवासी चाहे यहाँ के हों, ठीक है, चाहे कोई भारतीय यहाँ पे हो, लेकिन इसका जीडीपी इसमें जुड़ेगा। ठीक है, कोई भारत बाहर काम कर रहा है तो उसका भी तो वो होगा उसमें। ठीक है, ये हो गया आपका जीएनपी। आगे चलते हैं। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। जीडीपी की एक गणना, एक संकलन ये है कि देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, भाई कुछ भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं तो वो कुछ पैसा कमाएंगे, माइनस विदेशों द्वारा देश में अर्जित आय, विदेशियों द्वारा हमारे देश में जो अर्जित आय है उसका जो है ये भी जीडीपी को दर्शाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सकल घरेलू शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, बाजार कीमत, फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस को हम बता देते हैं। देखिए फैक्टर, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस क्या होता है। साधन लागत फैक्टर प्राइस को बोलते हैं और मार्केट प्राइस बाजार लागत। मोटी मोटी देखिए, जैसे कोई चीज़ बनती है, जैसे रॉ मटेरियल आ गया, कपड़ा बना, तो उसमें जो भी बिजली पानी वो सब लगा वो तो बन गया। ठीक है, वो किस पे होता है, फैक्टर प्राइस पे। लेकिन जैसे मार्केट में आता है तो उसमें कर जुड़ जाता है। कौन सा, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाता है। भाई आप कुछ लेने जाते हैं, शैम्पू लेने गए, कोलगेट लेने गए, बिस्कुट, तो उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाता है। और गवर्नमेंट कभी कभी सब्सिडी देती है कुछ, जैसे गैस पे सब्सिडी दे दी, पेट्रोल डीजल पे छूट दे दिया। ठीक है, वो सब भी इंक्लूड हो जाएगा तो मार्केट प्राइस पे, मतलब मार्केट में बिकने के लिए आ गया है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में जो है वो आ गया है मार्केट पे, इसमें आपको उपलब्ध हो रहा है। फैक्टर मतलब वही जितने लागत से वो पैदा हुआ है, मोटी मोटा उसमें अप्रत्यक्ष कर भी जुड़ जाएगा तो वो मार्केट प्राइस पे आ जाएगा। ठीक है, उसमें कर, जब कर जुड़ जाएगा तो वो मार्केट प्राइस पे आ जाएगा, जब नहीं जुड़ेगा तो फैक्टर प्राइस पे। अब देखिए, अगर ये आपको नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको अगर एनडीपी निकालना हो तो क्या करेंगे, क्या है, एनडीपी निकालना है। ठीक है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, सकल घरेलू उत्पाद। अब एक चीज यहां पे कॉन्सेप्ट कर लीजिएगा, जब सकल से शुद्ध अगर पूछे तो उसमें मूल्यह्रास घटा दीजिएगा। सकल मतलब होता है कुल। अब यहाँ पे समझिए, जैसे किसी चीज़ का आप उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें कुछ हानि भी होती है। जैसे आप कपड़ा बनाने वाली मशीन से कपड़ा उत्पादन कर रहे हैं तो मशीन का हानि होगा, उसमें तेल पानी बिजली मतलब कुछ भी लग सकता है, बिगड़ सकती है, उसको बनवाने में कुछ खर्च जाएगा। ठीक, तो जब सकल से शुद्ध निकाला करिए तो उसमें मूल्यह्रास घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, शुद्ध आएगा। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद पूछा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटा देंगे। ठीक है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद आएगा। सकल घरेलू उत्पाद में हमने बताया था कि देश एक निश्चित सीमा के अंतर्गत नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है, वो था सकल, और जब शुद्ध निकालेंगे तो इसी में मूल्यह्रास घटा देंगे। बस, अब अगला देखते हैं, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक, ये तो हो गया साधन लागत, मतलब ये फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस पर अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये मार्केट प्राइस में अप्रत्यक्ष कर जो है घटा देंगे, यही हमने बताया है। ठीक है, इसमें से अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे तो साधन लागत पे आएगा। अगर बाजार कीमत पर पूछता है तो ये जो है कि टैक्स उसमें जोड़ देंगे। तो दो कॉन्सेप्ट है, एक सकल और शुद्ध वाला कॉन्सेप्ट है। हमने कहा अगर सकल घरेलू उत्पाद है तो उसमें कुछ मूल्यह्रास है। ठीक, और अगर पूछता है शुद्ध, शुद्ध है तो सकल में मूल्यह्रास घटा देंगे। ठीक है, तो वो शुद्ध आएगा। जैसे यहाँ पे शुद्ध पूछा है तो सकल में मूल्यह्रास घटा दिए, यहाँ पे फैक्टर प्राइस साधन लागत पे पूछा है तो बाजार में से जो गवर्नमेंट टैक्स दे रही है तो उसको हटा दिए, तो अब कपड़ा जितने में निकल रहा है उतने पे पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरा, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी इक्वल टू बाजार कीमत पर
सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, जो हमने बताया, जब सकल में मूल्य निकाल दोगे तो शुद्ध आ जाएगा। ठीक है, सीधा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सकल मतलब कुल होता है, मतलब इसमें हानि होनी जो है, खर्चा हुआ है मशीन बनवाने का, सब इसमें है। तो अब उसी मूल्यह्रास घटा दोगे तो शुद्ध आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, सकल में से मूल्य घटा दिए तो शुद्ध आ गया। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पूछा है, नेशनली प्रोडक्ट फैक्टर प्राइस पूछा है, तो ये इसमें अप्रत्यक्ष कर घटा देंगे तो ये आ जाएगा साधन लागत। ठीक है, अगर जैसे ये पूछता बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बताइए, तब आप क्या कहलाते हैं, साधन लागत में निवल अप्रत्यक्ष कर जोड़ देते हैं। लेकिन जब साधन लागत पूछा है तो बाजार कीमत में से इसको घटा देंगे, इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यही है, ये निवल अप्रत्यक्ष कर जो हमने बताया। इसमें क्या होता है, सरकारी सब्सिडी भी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है ना, गैस वगैरह सब्सिडी दे देती है उस पर, तो अप्रत्यक्ष कर वो है। तो अगर जैसे मार्केट प्राइस पे निकालना हुआ तो इस पर क्या करेंगे, फैक्टर प्राइस, मतलब ये साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर। मार्केट में आया है मतलब जितने का बना है वो, और ये टैक्स आ गया। ठीक, और अगर यही साधन लागत पे पूछता है, ठीक है, साधन लागत पे पूछता है तो बाजार कीमत पे से, बाजार कीमत से ये माइनस कर देंगे अप्रत्यक्ष का। ठीक, यहाँ कॉन्सेप्ट हो गया। अगली स्लाइड पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय, अब इसको गणना करने के लिए कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी थी, कौन गणना पहले किया कौन बाद में किया, ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1868 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया। ठीक है, ये बहुत पूछता है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी के। और पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। किस सन में किया, 1868 में। ये तीनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 1931-32 में VKRV राव ने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की आकलन किया। ठीक है, अगर वैज्ञानिक आधार पर पूछता है राष्ट्रीय आय का आकलन तो VKR राव। ठीक है, अगले पे चलते हैं। आजादी के बाद राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए सर्वप्रथम गठित समिति राष्ट्रीय आय समिति, ठीक है, राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय समिति गठित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता PC महालनोबिस ने की थी। ठीक है, पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया, दूसरी बार वैज्ञानिक आधार पर VKRV राव ने किया। ये सारे क्वेश्चन कई बार PCS में पूछे गए हैं। और उसके बाद जो पूछा है कि आज़ादी के बाद, तो वो PC महालनोबिस ने जो है कि किया है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की स्थापना कब की गई थी, 1950 में। ये एक एक लाइन कम से कम 4-4, 5 बार, 6-6 बार पूछा गया PCS में। सारे स्टेट PCS में से इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, अदर वनडे एग्जाम में, अधीनस्थ में भी ये सब सारी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये आपका। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम CSO कहते हैं, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। 2019 में NSSO और CSO को मिला के ये क्या बना दिया गया, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो अब जो GDP वगैरह नेशनल इनकम की गणना करती है वो कौन करता है, NSO। तो सब भूल जाइए, आपको ये NSO याद रखना है और इसका फुल फॉर्म और ये स्थापना याद करिएगा। बाकी वर्तमान समय में पूछेगा तो इसकी गणना NSO करती है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 की बात करते हैं। वर्ष 2019-20 के संदर्भ में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, गोवा है। अब ये दो डाटा कंफ्यूज कर रहा है ना। देखिए, आर्थिक समीक्षा 21-22 में हुई, लेकिन डाटा तो पुराना लेंगे, 1-2 साल पुराना लेंगे। तो वो डाटा कब ले हैं, 19 से 20 का डाटा लिए। इसके आधार पर सबसे ज़्यादा भारत में किस, गोवा राज्य ऐसा है जहाँ लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। आगे चलते हैं। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास की वह प्रक्रिया जो भविष्य की पीढ़ियों को
अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करती है। मतलब ये हुआ, सतत विकास का मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं है कि हम जहाँ पे हैं, जिस समय है वर्तमान समय में सारे प्रकृति का शोषण कर ले, दोहन कर ले, हमारी आने वाली पीढ़ी को जो है कि जो भी मिले वो प्रकृति पूर्ण रूप से जो है उसका दोहन हो चुका हो। इसीलिए गांधी जी ने कहा था हमारी जो है कि आवश्यकताओं की पृथ्वी पूरी कर सकती है, लेकिन जो हमारी इच्छा है, इच्छा पूर्ति की बात, तो हमारी एक इच्छा की पूर्ति भी वो नहीं कर सकती। पृथ्वी में इतनी क्षमता है कि हमारी ज़रूरत को पूरी कर सकती है, लेकिन हमारी लालसा और इच्छा को पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि मनुष्य की लालसा और इच्छा बहुत बड़ी होती है। ठीक है, यही है पर्यावरण और सामाजिक और आर्थिक चीज़ों के बीच सम्मेलन का। सम्मेलन का मतलब ये यहाँ पर समझिए कि पर्यावरण का इस प्रकार मतलब यूज किया जाए समाज के लिए या आर्थिक दोहन के लिए कि ये पर्यावरण भी बना रहे, सामाजिक विकास भी बना रहे और आर्थिक विकास भी होता रहे। ठीक, इसके भी संतुलन बना के तब विकास किया जाए, पर्यावरणीय और सतत विकास किया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड़ ही काटते चले जाएं, आर्थिक विकास करते चले जाएं और पर्यावरण का नाश होता चला जाए। तो समाज को, इन्वायरमेंट को और आर्थिक को, ये तीन बेसिक स्तंभ है। ठीक, कौन से? पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक। वर्ष 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर ब्राज़ील के रियो डी जनेरिया में जो है सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसको किस नाम से जाने जाते हैं? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1992 में पर्यावरण विकास सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जनेरिया में आयोजित हुआ, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। ठीक है, ये पूछा है कई बार, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, ऐसे पूछता है, कहाँ बताया गया? ब्राज़ील के रियो डी जनेरिया में। और सतत विकास पर जो शिखर सम्मेलन हुआ 2002 में, वो किस पे हुआ? आप देखिएगा कितने वर्ष बाद हो रहा है, 10 साल। ठीक है, 10 साल बाद ये जो है हो रहा है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। ठीक है, सतत विकास मतलब कोई कंट्री ऐसा विकास कर रहा है जिसमें पर्यावरण की भी हानि ना रही हो, पर्यावरण की विकास को, उसकी प्रगति को देखते हुए विकास कर रहा है, ऐसा नहीं है दोहन कर रहा है, उस सूचकांक जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। ठीक है, USDN। ठीक है, ये इसको जारी करता है, क्या? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक इसको जारी करता है। सतत विकास लक्ष्य भारत में जो जारी करता, नीति आयोग भी जारी करता है। ठीक है, यहाँ पे सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है ग्लोबल लेवल पे, और अगर इंडिया कंट्री की बात कहे तो वो नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, पेरिस जलवायु समझौता वर्ष 2015 में पारित हुआ, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रावधान किया गया। बहुत पूछता है कि ISA का गठन कब हुआ गया, तो आप बताएंगे वर्ष 2015 का जो पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंतर्गत, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंतर्गत, पेरिस जलवायु समझौता के अंतर्गत जो है इसका जो है हुआ था। ठीक है, गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोग की ये क्लास इकोनॉमिक्स की रही, तो आप लगातार जो है इस चैनल से बने रहिए, घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब जो भी पार्ट आएंगे इसका, जैसे खेल का हो गया, इकोनॉमी का हो गया, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, ये जो है PCS का जो है आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके लिए जो है कि ये बहुत ही सफिशिएंट है, मैटर जो है इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। घटना चक्र की टीम, घटना चक्र की जो है कि ये सीरीज अपने इरर, शून्य इरर के लिए जानी जाती है। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को PCS में मिल सकते हैं, इसलिए लगातार आप जो है इस चैनल से बने रहिए। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, फैक्ट भी बताया जाएगा, और पूरी की पूरी बुक जो है यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी। और इसको आप अगर मार्केट से लेना चाहते हैं, ये मार्केट में उपलब्ध है, इसको आप ले सकते हैं, इसकी हॉर्ड कॉपी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।